सिर्फ इसीलिए कि स्टीयर फ्राइड पोर्क और पेपर्स में सिलेंट्रो की एक टहनी थी। मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने सीधे मेरे चेहरे की ओर इशारा किया और चिल्लाई, क्या तुम्हें नहीं पता मेरा ऑनलाइन हैंडल नो सिलेंट्रो है? और फिर उसने पूरी डाइनिंग टेबल पलट दी। खाना पूरे फर्श पर बिखर गया। हवा बर्फीली और ठंडी थी। मैं आधी रात तक दरवाजे के बाहर जमा रहा। मेरी बेटी ने दरवाजा सिर्फ इसलिए खोला ताकि कुत्ते को आंगन से अंदर ला सके। किसने कहा था मम्मी को गुस्सा दिलाने को? तुम बाहर निकाले जाने के ही लायक हो। अंकल वांग जो पड़ोस में रहते हैं, वो तुम्हारी तरह कभी इतने लापरवाह नहीं होते। मेरी बेटी ने अपनी पीठ फेर ली और बेरहमी से दरवाजा मेरे चेहरे पर बंद कर दिया। मेरा दिल जैसे बर्फ बन गया। मेरी बेटी लिन लिन और उसकी माँ जियांग मान, वे बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों ही ठंडे पत्थर हैं जिन्हें कभी पिघलाया नहीं जा सकता। वे मेरे लिए कभी नरम नहीं होंगी। मैंने एक लंबी सांस भरी और उस घर से दूर चला गया जहां मैं 5 साल से रह रहा था। इन सालों में मेरा करियर बहुत सफल रहा था। जो विला मैंने खरीदा था वह शहर के बाहर था, इसलिए वहां कैब मिलना मुश्किल था। जब तक मैं शहर पहुंचा तब तक सूरज निकल चुका था। किस्मत से मेरे पास मेरा फोन था जब मुझे बाहर निकाला गया था, इसलिए मैं सड़कों पर पूरी तरह बेसहारा नहीं हुआ था। मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका था। मैंने एक छोटा मोटल ढूंढा और चेक इन किया। जब मैं जागा तो पहले ही अंधेरा हो चुका था। मेरा गला सूख रहा था। मुझे थोड़ा बुखार भी महसूस हो रहा था। मुझे पता था कि मुझे बुखार हो गया है। मैंने डिलीवरी से बुखार की दवा मंगवाई और एक फोन चार्जर भी खरीदा। दवा लेने के बाद मैं फिर से गहरी नींद में सो गया। जब मैं दोबारा जागा तो मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोन बंद था। जब मैंने उसे ऑन किया तो जियांग मान की मिस्ड कॉल्स और टेक्स्ट स्क्रीन पर भर गए। लिन लिन की भी कुछ कॉल्स थीं। अगले ही पल जियांग मान का फिर से फोन आया। वांग जुओ कोंग, बहुत हो गया। तुम पिछले 2 दिनों से कहाँ गायब हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। लिन लिन और मैं 2 दिनों से बाहर का खाना खा रहे हैं। किचन से बदबू आने लगी है और तुम अभी तक इसे साफ करने वापस नहीं आए। अपनी पीठ उठाओ और अभी यहाँ वापस आओ। तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने मेड को लूनर न्यू ईयर की छुट्टी दी है और तुमने जानबूझकर यह गायब होने का नाटक किया। क्या तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, चलो ब्रेकअप करते हैं। कितना मजाक है। 5 साल साथ रहे, हमारा एक बच्चा भी है, लेकिन जियांग मान ने हमेशा बात टाली और हमारी शादी रजिस्टर करने से मना किया। मैंने तुम्हारे बच्चे को भी जन्म दिया। तुम और क्या चाहते हो? मैं बता रही हूँ, अपनी हद पार मत करो। मुझे पता था कि उस रात बात सिर्फ सिलेंट्रो की नहीं थी। यह ज्यादातर मेरे लिए एक चेतावनी थी। 3 दिन पहले मैंने जियांग मान को उसके बचपन के दोस्त वांग पिंग के साथ बाहर खाना खाते देखा था। उस रात जब वह घर आई तो मैंने सुझाव दिया कि हम अपनी शादी रजिस्टर कर लें। उसने फिर भी मना कर दिया। हमारी इस पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई और हमने कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं की। वह डिनर सिर्फ हम तीनों के लिए एक फैमिली मील नहीं था, वह मेरे लिए उसे माफी मांगने का भी मौका था। लेकिन किसने सोचा था कि उसे परवाह ही नहीं होगी। सिलेंट्रो के एक टुकड़े का बहाना बनाकर मुझे परेशान करना, वह बस मुझे मेरी औकात दिखाना चाहती थी। ठीक है, अब मैं समझ गया। मैं अब बेशर्मों की तरह तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। जियांग मान ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी पहले ही 5 साल की है और तुम अभी भी मुझसे ब्रेकअप करने को कह रहे हो। अगर उसके पास एक पूरी फैमिली नहीं होगी और बाद में उसे साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे तो क्या तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा? मेरा दिल नहीं टूटेगा और उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा रिश्ता खत्म। तुम बेटी को अपने पास रख सकती हो। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने एक लंबी सांस ली। जिस पल मैंने कहा कि हमारा रिश्ता खत्म, मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अब से मुझे अपनी जिंदगी उन दोनों के इर्द गिर्द नहीं बितानी है और मुझे उन्हें नाराज करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग मान से बात खत्म होते ही मेरी बेटी का फोन आया। डैड, क्या आप सच में मॉम से ब्रेकअप कर रहे हैं भैया? अब मैं आप दोनों को और परेशान नहीं करूंगी। ये तो बहुत अच्छा है। मॉम, डैड चले गए। अंकल वांग को कहो कि जल्दी आएं और मेरे नए डैड बन जाएं। वो कब आ रहे हैं? मेरे अपने बच्चे ने मुझे नहीं चाहा। मेरा दिल इतना दुखा जितना कोई नहीं जान सकता। मैंने खुद पर एक फीकी हंसी हंसी और फोन काट दिया। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। मुझे जल्दी एक नौकरी ढूंढनी थी। मैंने नौकरी के लिए अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया। ली फांग वहां पहुंचा और तुरंत एक घूंट में पूरा गिलास पानी पी गया। फिर मुझसे पूछा, तुम एक मेल नैनी बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तुमने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ऊपर से आजकल के बच्चों को संभालना मुश्किल है। एक अच्छी नैनी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है ये काम करेगा, लेकिन मुझे क्लाइंट कहाँ मिलेगा? मैं असल में एक सिंगल मॉम को जानता हूँ जिसकी 5 साल की बेटी है। तुम वहां कोशिश क्यों नहीं करते? मैं ली फांग के साथ क्लाइंट के घर गया। वह एक हाई एंड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। ली फांग ने दरवाजा खटखटाया और एक छोटी लड़की ने दरवाजा खोला। हमें देखकर वह चिढ़ गई। तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए? तुम रोज आते हो, ये बहुत परेशान करने वाला है। जिया हुई,
मैंने तुम्हें बताया था ना, अंकल ली से बात करते वक्त तमीज से पेश आना चाहिए। और ये कौन है? ये यहाँ मेल नैनी की पोजीशन के लिए अप्लाई करने आए हैं। इनके पास 5 साल का चाइल्ड केयर एक्सपीरियंस है और ये बहुत पेशेंट है। ये जिया हुई का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अच्छा, फिर अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें जिया हुई की सिचुएशन समझा देती हूँ। सबसे जरूरी काम उसे खाना खिलाना है। वो खाने के मामले में बहुत चूजी है। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो अभी से शुरू कर सकते हो। यूली ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। नौकरी मिलने से मुझे खुशी हुई तो मैंने हामी भर दी। यूली ने कहा कि मैं वहीं रह सकता हूँ। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उसने समझाया कि वह अक्सर घर पर नहीं रहती और उसे हमेशा अपनी बेटी को ऑफिस ले जाना पड़ता है। उसने पहले भी कई नैनी रखी थी, लेकिन जिया हुई ने अपनी हरकतों से उन सबको भगा दिया। अगर मैं वहां रुक जाता तो उसका बहुत बड़ा बोझ कम हो जाता। मेरी झिझक देखकर यूली मुस्कुराई और कहा, तुम लीफांग के दोस्त हो, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे ही तुम भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम्हारी सैलरी वक्त पर जरूर मिल जाएगी। तभी मैंने अपनी सहमति दी। जिया हुई सच में बहुत एनर्जेटिक थी। उसके पास हर दिन असीमित ऊर्जा रहती थी। यह लिनलिन से बिल्कुल अलग था। लिनलिन एक छोटी बुढ़िया जैसी थी, इंट्रोवर्ट और शांत, हमेशा किताबों में चेहरा छिपाए रहती थी। मुझे तो शक था कि उसे ऑटिज्म हो सकता है। हे, मुझे बिल्ली के शेप वाली कुकीज खानी है, मेरे लिए कुछ बनाओ। जिया हुई ने अपनी पीठ के पीछे कुछ छिपाया था। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए टेस्टी खाना बनाने के लिए थैंक्स। यह कहने के बाद वह मुझसे लिपट गई और भाग गई। मैं हंस पड़ा। कैसी बच्ची है। लेकिन तभी मुझे एक दुख का एहसास हुआ। मैं लिनलिन के साथ हर दिन था। छोटे तोहफों की बात तो छोड़ो, मुझे उससे कभी एक प्यारा शब्द या खुशी भरी मुस्कान नहीं मिली। जो भी हो, मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं वैसे भी कभी वापस नहीं जा रहा। जब मैं बिल्ली वाली कुकीज लेकर आया, जिया हुई अपने हाथ धो चुकी थी और टेबल पर बैठी थी। उसने एक कुकी उठाई और उसे अपने मुंह में डालने ही वाली थी। मैंने उसे जल्दी से रोका। रुको, आराम से खाओ, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। जिया हुई ने नाराजगी में अपना मुंह बनाया। तो तुमने मुझे देने से पहले इसे ठंडा क्यों नहीं होने दिया? अब मैं इसे सिर्फ देख सकती हूँ पर खा नहीं सकती। तुम इस पर फूंक मार सकती हो, फिर खा लो, लेकिन ज्यादा मत खाना। डिनर के लिए जगह बचाकर रखना। मैंने आज एक नई डेजर्ट सोची है। यह सुनकर जिया हुई ने जल्दी से अपनी कुकी खत्म की, ऊपर देखा और चमकती आंखों से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे मुझे डिनर लाने के लिए चुपचाप कह रही हो। यूली बहुत कम जल्दी घर आती थी, लेकिन आज वह आ गई। अंदर आते ही उसने कहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या जिया हुई ने आज अच्छे से खाना खाया? जिया हुई टेबल पर बैठी अपने खाने पर फोकस कर रही थी। वो बहुत अच्छे से खा रही है। क्या आपने डिनर कर लिया? तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आई। यूली मेरी तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुराई। जिया हुई, जिसके पूरे चेहरे पर खाना लगा था, खुशी से हंसते हुए बोली, मॉम जल्दी आओ और खाओ। अंकल जो का खाना बहुत टेस्टी है। यह पूछने के बाद कि वह क्या नहीं खाती, मैंने जल्दी से 2 डिश बनाई, एक मीट और एक वेजी। माँ और बेटी ने खुशी खुशी बातें की और खाना खाया। यूली बीच बीच में जिया हुई से बातें कर रही थी और वे एक स्टीम्ड बन के लिए लड़ भी पड़ी। मॉम, आप मुझे परेशान कर रही हो। अंकल जो ने ये मेरे लिए बनाया था, वो दो आपके हैं। मेरा वाला मत छीनो। लेकिन तुमने मेरा वाला भी तो खाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बन मेरा है। मैं किचन में सफाई कर रहा था और उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा सीन जियांग मान और लिनलिन के बीच कभी नहीं हुआ था। वे दोनों हमेशा अपने काम से काम रखती थीं। उनकी देखभाल के बदले मुझे सिर्फ कमियां और आलोचना मिलती थी। लिनलिन हमेशा मेरे बनाए एनिमल कुकीज की बुराई करती थी। उफ, ये बहुत बचकाना है। डैड, क्या आप ये बनाना बंद कर सकते हैं? अंकल वांग कहते हैं कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मुझे इस तरह की चीजें अब नहीं खानी चाहिए। जियांग मान बस एक तरफ बैठती और पूरी तरह इग्नोर करती। वह तेवर दिखाती, खाने का एक निवाला लेती और कहती, इसमें बहुत नमक है, मैं डाइटिंग पर हूँ, अगली बार इसे हल्का बनाना। डिनर के बाद यूली अपनी स्टडी में चली गई, मुझसे जिया हुई का ख्याल रखने को कहकर। मैं सोफे पर बैठकर जिया हुई के साथ कॉमिक्स पढ़ रहा था और उसे कहानियां सुना रहा था। कहानी की ये छोटी लड़की कितनी बेचारी है, उसे अपनी मॉम को अकेले ढूंढना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मुझे अपनी मॉम को अकेले ढूंढने नहीं जाना पड़ता। मैं हंस पड़ा। वह बहुत छोटी है, लेकिन उसकी सावधानी काफी ज्यादा है। 1 घंटे तक पढ़ने के बाद मैंने कार्टून देखने का सुझाव दिया। उसने अपना सिर झुकाकर सोचा। वह थोड़ी कंफ्यूजस लगी, फिर मजबूती से मना किया। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मेरी क्लासमेट लिनलिन बहुत स्मार्ट है, उसे हर बार गुड किड स्टिकर मिलता है। मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी ताकि मैं उसकी तरह स्मार्ट बन सकूं। मैं 1 सेकंड के लिए ठिठक गया, फिर धीरे से उसका सिर थपथपाया। तुम अभी छोटी हो, खुद को ज्यादा पढ़ने के लिए मजबूर करना अच्छा नहीं है। जिया हुई की आंखें फैल गईं। सच में? वैसे भी तुमने आज अपना पिनेन और कैरेक्टर प्रैक्टिस कर लिए हैं और 1 घंटे तक कॉमिक्स भी पढ़ी है। तुमने बहुत अच्छा किया। अब थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है। फिर चलो, बस थोड़े से कार्टून देख लेते हैं। बीच में ही जियांग मान का फोन आया। तुम इस बार बहुत आगे बढ़ गए हो, अभी घर वापस आओ। वाटर हीटर खराब हो गया है और उसे ठीक करने वाला कोई नहीं है।
और तुमने आज लिनलिन को स्कूल से पिक भी नहीं किया। मुझे तब पता चला जब उसकी टीचर का फोन आया। तुम और भी ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। जिस पल तुमने मुझे बाहर लॉक किया और मेरी सेफ्टी की परवाह नहीं की, हम खत्म हो गए थे। अब से कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। मुझे फोन करना बंद करो। यह कहकर मैंने फोन काट दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियांग मान मेरा फोन काटती थी। फोन काटने के बाद भी जियांग मान नहीं मानी। वह मुझे मैसेजेस से परेशान करने लगी। जो कोंग, तुम इतने पत्थर दिल हो कि अपने खून को ऐसे ही छोड़ दिया? क्या तुम इंसान भी हो? अगर तुम वापस नहीं आए तो कभी अपनी बेटी को देखने की उम्मीद मत रखना। अगर यह पहले की बात होती तो ये शब्द सुनकर मेरा दिल पक्का टूट जाता और मैं उन्हें वापस पाने के लिए कुछ करता। लेकिन इस बार नहीं। जिस पल उन्होंने मुझे बाहर जमने के लिए छोड़ दिया, मेरा दिल पूरी तरह मर गया। मेरी सगी बेटी, मेरी नाम की पत्नी, अब कुछ मायने नहीं रखता था। अपना ख्याल रखना और खुश रहना ही सबसे जरूरी है। मैंने अपना फोन बंद कर दिया। अगले दिन जब मैं जिया हुई को स्कूल से पिक करने गया तो वहां जियांग मान मिल गई। मैं तुम्हें बता रही हूं, अपनी बेटी को फिर कभी देखने की उम्मीद मत रखना। लिनलिन का तुम्हारे जैसा कोई बाप नहीं है। क्या तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों में लिनलिन का वजन कम हो गया है जबकि तुम यहाँ ऐश कर रहे हो? अगर तुम अब वापस आकर अपनी बेटी की भीख मांगना चाहते हो तो भूल जाओ। आसपास के दूसरे पेरेंट्स मुझे नफरत से देख रहे थे। मैं अब और खुद को रोक नहीं पाया और पलटकर कहा, तो पिछले कुछ दिनों से तुमने लिनलिन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और उसे भूखा रहने दिया? तुम किस तरह की माँ हो? जब तुमने मुझे वहां जमने के लिए छोड़ दिया था, क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मैं लिनलिन का बाप हूं? क्या तुमने सोचा कि इससे उसका दिल टूट जाएगा? तुम सिर्फ अपने बच्चे को एक ढाल और हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानती हो। मुझे लगता है तुम्हारा मां न होना ही बेहतर है। जियांग मान को उम्मीद नहीं थी कि मैं सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगा। वह कुछ देर के लिए निशब्द रह गई, बस स्कूल खत्म होने का इंतजार करने लगी। जिया हुई अपना छोटा बैग टांगे मेरी तरफ दौड़कर आई और मेरी गोद में कूद गई। उसने खुशी से पूछा, अंकल जो, क्या आपने आज रोज पेस्ट्रीज बनाई हैं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। तुम छोटी पेटू, मैंने सब बना ली हैं और ताजा जूस भी निकाला है। घर चलकर सब खत्म करेंगे, ठीक है? जियांग मान लिनलिन का हाथ पकड़े नाखुशी से बोली, जोकोंग, क्या तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है? तुम्हारी इतनी बड़ी बच्ची भी है? मैंने उसे घूर कर देखा। बकवास मत करो, ये मेरे एम्प्लॉयर की बेटी है। अच्छा, तो तुम इन दिनों नौकरी ढूंढ रहे थे। घर चलो। तुम किसी और के बच्चे का ख्याल क्यों रख रहे हो? लिनलिन को उसके डैड की जरूरत है। लिनलिन ने मेरी तरफ देखकर हूं किया। जिया हुई ने मेरी गर्दन पकड़ ली, मुस्कुराई और पूछा, अंकल जो, क्या आप जा रहे हैं? उसकी आंखों में फिक्र देखकर मेरा दिल तुरंत पिघल गया। जियांग मान, हमने कभी अपनी शादी रजिस्टर नहीं की। तुम्हारा इस तरह मुझसे चिपके रहने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मेरे जाने के बाद वांगपिंग अंदर शिफ्ट हो सकता है। क्या तुम दोनों हमेशा से यही नहीं चाहते थे? इसके साथ ही मैं जिया हुई को लेकर वहां से चला गया। शायद उस दिन मेरी बातों ने असर किया। काफी समय तक उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। कुछ दिनों बाद किंडरगार्टन में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे था, जिसमें पेरेंट्स को बुलाया गया था। यूली ने मुझे अपनी जगह जाने को कहा। वह सच में वक्त नहीं निकाल पा रही थी और उसने मुझे इसके लिए बोनस भी दिया। जिया हुई ने दरवाजे से सिर बाहर निकाला और उम्मीद भरी नजरों से देखा। उस दिन जब मैं पहुंचा, लिनलिन ने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया। उसने अपनी बाहें फैला ली। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। वांग आज मेरे साथ आ रहे हैं। यहाँ से जाओ। टीचर ने हमारे लिए सिर्फ एक सीट रखी है। अगर तुम आओगे तो अंकल वांग के बैठने के लिए जगह नहीं बचेगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वांग पिंग वहां पहुंच गया। उसने मुझे एक बनावटी माफी वाली मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सॉरी झुओ, मान मान ने मुझे आने को कहा था। उसी वक्त जिया हुई क्लास से बाहर आई और खुशी से दौड़कर आई। अंकल जो, मुझे लगा आप नहीं आओगे। चलिए अंदर चलते हैं। मैंने पहले कभी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया था। लिनलिन ने कभी मुझे आने को नहीं कहा था। शायद वांग पिंग ही उन सब बार जाता होगा। इस बार जिया हुई की वजह से मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला। जिया हुई और मैंने मिलकर एक स्पंजबॉब मॉडल बनाया और टीचर ने हमारी तारीफ भी की। किसने सोचा था कि लिनलिन गुस्से में वहां आएगी और स्पंजबॉब मॉडल छीन लेगी? मेरे डैड ने ये बनाया है तो ये मेरा है, तारीफ मेरी होनी चाहिए। जिया हुई ने मुझे हैरानी से देखा। वांग पिंग थोड़ा असहज लगा और लिनलिन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन लिनलिन जिद्दी थी। सबको उसकी मर्जी माननी पड़ती थी। टीचर हमें और जिया हुई के पेरेंट्स को देखकर परेशान लग रही थी। लिनलिन घमंड में थी। मेरे डैड ने यह बनाया है, आप सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए। मैंने स्पंजबॉब मॉडल वापस छीन लिया, उसे जिया हुई को थमा दिया और जोर से कहा, इस बार मैं यहाँ जिया हुई के पेरेंट्स के तौर पर आया हूँ। तुम्हारा पेरेंट अंकल वांग है। वह छोटी मछली तुम्हारा प्रोजेक्ट है। लिनलिन ने तुरंत गुस्सा किया। जिया हुई के हाथ से स्पंजबॉब छीना, उसे जमीन पर फेंका और कुचल दिया।
तुम मेरे डैड हो, जो तुम्हारा है वो मेरा है। किसने कहा तुम्हें इसे मुझे ना देने को? बहुत हो गया। मैंने उसे दूर धकेला और कुचला हुआ स्पंजबॉब मॉडल उठाया। क्या मैंने तुम्हें क्लासमेट्स को बुली करना सिखाया है? लिनलिन मुझे शौक में देखने लगी, फिर जोर जोर से रोने लगी। शायद वह इस बदलाव को झेल नहीं पाई। पहले मैं उसे एक भी कड़वा शब्द नहीं कहता था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। यह बच्ची सच में बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। जिया हुई की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपना टूटा हुआ स्पंजबॉब देखा। मैंने उसे गले लगाया। आई एम सॉरी जिया हुई, ये मेरी गलती है। तभी वह आगे बढ़ी और लिनलिन को जमीन पर धक्का दे दिया। वह मेरा था, तुमने उसे तोड़ दिया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वहां सब गड़बड़ हो गया। टीचर ने सिर पकड़ लिया और दूसरे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बाहर जाने कहा। बस हम वहां बचे थे। दोनों बच्चे रो रहे थे। टीचर ने पूछा क्या हुआ। मैंने उसे सच बता दिया। वांग पिंग ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें अपने ही खून की परवाह नहीं है और तुम दूसरों के बच्चों के मामले में दखल दे रहे हो। तुम्हें दूसरों के बच्चों का बाप बनने में बहुत मजा आता है। तुम्हें मुझे लेक्चर देने का क्या हक है? वांग पिंग निशब्द रह गया। आखिरकार मामला खत्म हुआ। जिया हुई ने मुझसे कहा कि मैं यू ली को न बताऊं ताकि उसकी मॉम दुखी न हो। मैं जिया हुई को खुश करने के लिए KFC ले गया। जब हम घर पहुंचे, मैंने यूली को सोफे पर थका हुआ बैठा देखा। हमें देखकर वह मुस्कुराई। यूली जिया हुई को कमरे में ले गई, फिर मुझे बताया कि जिया हुई का असली बाप उसे ढूंढने आया था। मैंने पूछा, तो क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे साथ एक फेक मैरिज कर सकते हो? जिया हुई का असली डैड? कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हें असहज लगे तो भूल जाओ। मुझे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं करूंगा, लेकिन यह एक अलग मामला है। यूली ने चैन की सांस ली। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छे पैसे दूंगी। जिया हुई दौड़कर बाहर आई। वह मेरी गोद में कूद गई, उम्मीद भरी आंखों से हमें देखने लगी। मम्मी, अंकल जो, क्या आप दोनों शादी कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि अब से मैं अंकल जो को डैड कह सकती हूँ? यूली ने मुझे शर्मिंदगी से देखा। उसने उसे रोकने की कोशिश की। बकवास मत करो। मैंने जिया हुई को पास पकड़ लिया। सही कहा, अब से तुम मुझे डैड कह सकती हो, ठीक है? जिया हुई बहुत खुश दिखी। वह अपने कमरे में भागी और जब वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा बॉक्स था जो उसने मुझे दिया। उसने गंभीरता से कहा, तो फिर डैड, आपको अब से मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर नहीं रखा तो मैं आपको डैड नहीं कहूंगी। अजीब बात है, जिया हुई की यह धमकी मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने जिया हुई से वह छोटा बॉक्स ले लिया। मैंने उसके साथ एक पिंकी प्रॉमिस किया। डैड, वादा करते हैं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं एक छोटा पप्पी बन जाऊंगा। यूली ने पास्ट में गलत फैसला लिया था और एक बुरे आदमी से शादी की थी। उसने आखिरकार उसे डिवोर्स दिया और जेल भिजवाया, लेकिन वह 2 दिन पहले बाहर आ गया और जिया हुई को वापस मांग रहा था। प्रॉब्लम यह है कि वह घटिया आदमी एक मिजोजिनिस्ट है। उसने एक बार जिया हुई को बेचने की कोशिश की थी। शुक्र है यूली को वक्त पर पता चल गया, वरना अंजाम बहुत बुरा होता। मैंने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। सब ठीक है, मैं जिया हुई पर नजर रखूंगा। यूली बहुत डरी हुई थी। उसने अचानक मुझे गले लगा लिया। मैंने तुरंत अपनी सांसें रोक ली। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर बाद उसने मुझे छोड़ा। उसने शर्माते हुए कहा, सॉरी, मैं भावनाओं में बह गई थी। कोई बात नहीं, मैं जिया हुई को देखने जा रहा हूं। इसके साथ ही मैं वहां से हट गया, अपने तेज धड़कते दिल को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। यू ली ने हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी ली। भले ही यह शादी नौकरी का एक हिस्सा थी, फिर भी यह मेरा पहला रजिस्ट्रेशन था। इसीलिए मैंने सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा मील बनाया। मैंने यू ली को इसके बारे में बताया। उसने सोचकर कहा कि वह रात 8 बजे तक आ जाएगी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मुझे पता है कंपनी ओनर्स कितने बिजी होते हैं। उनका वक्त उनका नहीं होता। क्लाइंट्स कभी भी प्लान बिगाड़ सकते हैं। जियांग मान के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब यूली ठीक 8 बजे घर आ गई। शादी का पहला दिन सेलिब्रेट करने लायक था। यूली को मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया। पूरे खाने के दौरान वह तारीफ करती रही। जिया हुई ने भी उसकी नकल की। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। वे दोनों अक्सर खाने के आखिरी निवाले के लिए झगड़ती। आखिर में वे दोनों ही उसे मेरी कटोरी में डाल देती। मुझे समझ नहीं आता था कि हंसू या रोऊं। एक फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए, हंसी और खुशियों से भरी। खाने के बीच में जियांग मान का फोन आया। मैंने काट दिया, लेकिन उसने फिर किया। शायद तुम्हें बात कर लेनी चाहिए, क्या पता कुछ जरूरी हो। मैं उठा और लिविंग रूम में गया। जियांग मान की घबराई हुई आवाज आई, जोकोंग, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? लिनलिन बीमार है, तुम्हें पता है। अभी यहाँ वापस आओ, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकती। क्या उसे बुखार है? ठीक है, सुनो, तुम पहले एम्बुलेंस बुलाओ। लिनलिन इंजेक्शन के बाद हमेशा सो जाती है। जब वह सो जाए तो उसके लिए मिलेट पोरिज ले आना। याद रखना, थोड़ी चीनी डालना। फीका होगा तो वह नहीं खाएगी।
जो कोंग, क्या तुम वापस नहीं आ सकते? हमारी बेटी बीमार है, तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे? बस एम्बुलेंस बुलाओ, हम बाद में बात कर सकते हैं। वैसे भी मैं अभी नहीं आ सकता, बहुत दूर हूँ। तुम कहाँ हो? मैंने आज ही शादी की है, मुझे अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए, मैं नहीं छोड़ सकता। शादी? तुम्हें किसी और से शादी करने की परमिशन किसने दी? तुम्हारे जैसे बाप की जरूरत किसे है? लिनलिन की आवाज साफ सुनाई दी। डैडी, क्या आप अब मुझे नहीं चाहते? मुझे पता है जब लिनलिन बीमार होती है तो उसकी आवाज कैसी होती है। बीमार होने पर उसकी आवाज में इतनी एनर्जी नहीं हो सकती। मतलब जियांग मान बेटी का बहाना बनाकर मुझे बेवकूफत बना रही थी। मैंने गहरी सांस ली और फोन काट दिया। मैंने वांग पिंग के लिए रास्ता छोड़ दिया है। जियांग मान जिससे चाहे शादी करे, मुझे मतलब नहीं। तो अब वह ये सब क्यों कर रही है? किंडरगार्टन एक दिन के लिए बंद था तो पार्क चलते हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने जियांग मान और लिनलिन को बाहर खड़ा देखा। मैंने चिढ़कर पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग मान थकी हुई लग रही थी। लिनलिन भी नीचे देख रही थी। जो कोंग, बेटी और मैं तुम्हें घर लेने आए हैं। ये सब बंद करो। वांग पिंग देखेगा तो बुरा मान जाएगा। और सुनो, मैंने शादी कर ली है तो अब मुझे परेशान मत करो। लिनलिन का क्या तुम उसे सच में एक सिंगल पेरेंट घर में बड़ा होने दोगी? तो तुमने पिछले 5 सालों में शादी रजिस्टर क्यों नहीं की? क्या तुम वो जगह वांग पिंग के लिए बचा रही थी? डैडी, मुझे पता है मेरी गलती थी। प्लीज घर चलो। मैं अब से अच्छी बच्ची बनूंगी। मैं आपको रोज कॉल करूंगी। डैडी, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर ये पहले होता तो मैं बिना सोचे उसे माफ कर देता, लेकिन उस रात के बाद मुझे सच में धोखा महसूस हुआ। मुझे डर है कि भविष्य में कभी वे दोनों मुझे मरता हुआ छोड़ देंगी। मैंने उसका हाथ हटाया, ठंडे लहजे में कहा, मैं चाइल्ड सपोर्ट वक्त पर भेजता रहूंगा, पर मैं वापस नहीं आ रहा। बेटा, मुझे यकीन है अंकल वांग तुम्हारे डैड बनकर खुश होंगे। तुम उन्हें पसंद करती हो ना? किसने सोचा था कि मेरी बेटी रोने लगेगी? अंकल वांग अच्छे नहीं हैं। उन्हें किटी कुकीज बनाना नहीं आता और वो मेरे साथ बुक्स भी नहीं पढ़ते। उन्हें सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है और वो अच्छे नहीं लगते। डैडी, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। चियांग मान मुझ पर चिल्लाई। जो कोंग, लिनलिन तुम्हारी बेटी है, तुम उसे ऐसे कैसे देख सकते हो? क्या तुम उसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? वह सही थी। पहले लिनलिन मेरी जान थी। मैं उसे किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए तैयार रहता था, लेकिन मैं बस इतना चाहता था कि वह मुझे डैड कहे और मुझसे प्यार से पेश आए। वह भी एक लग्जरी बन गया था। ऐसा लगता था जैसे मैं उनका पालतू कुत्ता हूँ। जब मूड अच्छा हो तो खेल लिया, वरना दूर फेंक दिया। उन्होंने मुझे सर्दियों में घर के बाहर लॉक कर दिया। वे आंगन के कुत्ते को भी अंदर ले आए थे, पर मुझे नहीं। मैंने उनसे सारी उम्मीदें खो दी हैं। जो कोंग, क्या तुम कार लेने नीचे नहीं जा रहे? तुम दरवाजे पे क्यों खड़े हो? ओह, जियांग मान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यही वह है जिससे तुमने शादी की? हाँ, जो कोंग, और मैंने कल शादी रजिस्टर की है। और ये है। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि जियांग मान का इंट्रोडक्शन कैसे दूं। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता हमेशा से धुंधला ही रहा था। जिया हुई अपनी नई ड्रेस पहनकर मेरे सामने घूमी। डैडी, डैडी देखो, मेरी नई ड्रेस प्यारी है ना? तुमने उसे डैड कहने दिया? वो मेरे डैडी हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हें उन्हें डैड कहने का हक नहीं है। ठीक है लिनलिन, चिल्लाना बंद करो। अब से मैं जिया हुई का डैड हूँ। जो कोंग, शायद हमें आज नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपने मसले सुलझाने चाहिए। जिया हुई का चेहरा उतर गया। मैंने उसे गोद में उठाया और नीचे की तरफ बढ़ा। मैंने जिया हुई से वादा किया है और मुझे उसे पूरा करना होगा, वरना डैडी पप्पी बन जाएंगे। मैं जिया हुई को कॉटन कैंडी दिलाने ले गया। यूली टिकट की लाइन में लग गई। लिनलिन दौड़ कर आई और गोद में उठाने की जिद करने लगी। डैडी, मुझे भी कॉटन कैंडी चाहिए। तुम लोग ये जानबूझकर कर रहे हो ना? पहले तुमने मुझे कुछ नहीं समझा और अब मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या तुम दोनों मेरी जिंदगी बर्बाद करने ही पैदा हुए हो? लिनलिन की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार उसे मुझसे कोई सिंपथी नहीं मिली। मेरा पीछा करना बंद करो। पता नहीं कैसे वांग पिंग भी वहां पहुंच गया। वह जियांग मान और बेटी के साथ चल रहा था, पर उसे भी वैसा ही इग्नोरेंस मिल रहा था जैसा मुझे मिलता था। पर अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी जिया हुई की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं जिया हुई को लेकर कैरोजल पर बैठा। यूली पास में खड़ी हमारी फोटो ले रही थी। उसने किसी से हम तीनों की साथ में फोटो खिंचवाई। उसने 3 बैलून खरीदे और हमारी कलाई पर बांध दिए। जब हम थक गए तो हमने एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट ढूंढा। जियांग मान और उसका ग्रुप हमारे सामने वाली टेबल पर बैठ गए। लिनलिन मुझे उम्मीद से देख रही थी। वह शायद सोच रही थी कि मैं पहले जैसा बर्ताव करूंगा। उन्हें देखना भी चिढ़ पैदा कर रहा था। मैंने यू ली से सीट बदलने का सुझाव दिया। शायद हमें कहीं और खाना चाहिए। जिया हुई दूध पी रही थी, जो मैं उसके लिए लाया था। उसने गलती से अपनी शर्ट पर दूध गिरा लिया। मैंने वाइप से उसकी शर्ट साफ की और कहा, नहीं ठीक है, जिया हुई को यहाँ खाना पसंद है। यू ली की नजरें नरम थीं। जो कोंग,
काश तुम जिया हुई के असली फादर होते। अब से मैं ही उसका असली फादर हूं। मैंने जिया हुई के गालों को धीरे से चूमा। डैडी, हाँ मेरी अच्छी बच्ची, हमारी जिया हुई बहुत अच्छी बच्ची है। जैसे ही हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, जियांग मान ने मुझे रोका। जो कोंग, हमें बात करनी है। यूली जिया हुई को आगे ले गई। मैं कार लेकर आती हूँ। जियांग मान ने एक अंगूठी निकाली। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसे पहनाने के लिए। क्या तुम शादी करना चाहती हो? पर मेरी उंगली में पहले से रिंग थी। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठंडे लहजे में कहा, जियांग मान, इसे यहीं खत्म करो। तुम देख सकती हो कि मेरी अपनी फैमिली है। तमाशा करना तुम्हारी रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने दखल दिया तो तुम दूसरी औरत कहलाओगी जो घर तोड़ती है। क्या मजाक है। पहले मैं तुमसे शादी की भीख मांगता था, और अब जब मैंने किसी और से शादी कर ली है तो तुम मुझसे चिपकी हो। उस दिन जियांग मान चली गई, पर जाने से पहले उसने एक बात पूरे यकीन से कही, जो कोंग, इस जन्म में तुम सिर्फ मुझसे ही शादी कर सकते हो। मुझे पता था कि वह कुछ करेगी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जिया हुई को नुकसान पहुंचाएगी। उस दिन मैं हमेशा की तरह जिया हुई को लेने गया, पर वह बाहर नहीं आई। जियांग मान ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं जिया हुई को दोबारा देखना चाहता हूं, तो मुझे अभी यू ली को तलाक देने को कहना होगा। तभी लिनलिन बाहर आई और मुझसे लिपट गई। डैडी, क्या आप मुझे लेने आए हैं? जिया हुई कहाँ है? तुम दोनों एक ही क्लास में हो, वह बाहर क्यों नहीं आई? लिनलिन ने सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई मेरी तरफ देखने की। मैंने तुरंत पुलिस और यूली को कॉल किया। मैंने लिनलिन को पीछे धकेला। जियांग मान पर चिल्लाया, अगर जिया हुई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जिया हुई को ढूंढने स्कूल के अंदर भागा, पर टीचर ने कहा कि जिया हुई लिनलिन के साथ जा चुकी है। टीचर को गड़बड़ का एहसास हुआ। वह मुझे सिक्योरिटी रूम ले गई। कुछ देर बाद मैंने देखा लिनलिन जिया हुई को पीछे के गेट से ले गई। फिर एक आदमी आया। उसने जिया हुई के मुंह में कुछ ठूंसा और वह बेहोश हो गई। वह उसे उठाकर ले गया। मैं उस जगह भागा, पर वहां 4 अलग रास्ते थे। मुझे नहीं पता था कहाँ जाऊं। पुलिस जल्दी आ गई और सर्च पार्टी बुलाई गई। यूली बहुत ज्यादा रो रही थी। कुछ घंटों बाद पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। मैं यूली को वहां ले गया। जिया हुई को गांव के एक चिकन कॉप में बंद किया गया था। उसका छोटा शरीर घास पर पड़ा था। उसके सिल्की बालों में झाड़ियां फंसी थीं। यूली उसे पकड़कर रोने लगी। उसका एक्स हस्बैंड पुलिस की गिरफ्त में था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पेट पर जोर से लात मारी। तुमने जिया हुई को बेचने की कोशिश की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पुलिस ने मुझे शांत किया। शुक्र है जिया हुई ठीक थी। उसे बस नींद की गोलियां दी गई थीं। सारा मामला साफर हो गया। जियांग मान ने यू ली के एक्स हस्बैंड से कांटेक्ट किया था और लिनलिन से जिया हुई को धोखे से बाहर ले जाने को कहा था। उन्हें लगा कि जिया हुई का इस्तेमाल करके वे मुझे कंट्रोल कर लेंगे। जिया हुई का ख्याल रखने के लिए यूली घर पर ही थी। तभी उसके सेक्रेटरी का मैसेज आया कि कंपनी के सीक्रेट्स लीक हो गए हैं। तब मुझे समझ आया कि जियांग मान का असली मकसद क्या था। वह यूली को बर्बाद करके अपना बिजनेस साम्राज्य बढ़ाना चाहती थी। मुझे याद आया कि यू ली का नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। जियांग मान ने मुझे बताया था कि यू ली उसकी दुश्मन है। वह हमेशा यू ली से एक कदम पीछे रहती थी। वह हर चीज में उससे कंपटीशन करती थी। वह बहुत पहले से यूली को गिराना चाहती थी। यह जानकर कि यूली और मैंने शादी कर ली है, वह पूरी तरह भड़क गई होगी। मैं यूली के लिए कौंजी लेकर आया। ये लो, इसे खाओ और कंपनी का मामला संभालो। मैं जिया हुई का ख्याल रखूंगा। तुम बस अपने काम पर फोकस करो। यूली की आंखों में दृढ़ता थी। उसने खाना खत्म किया, कपड़े बदले, बैग उठाया और चली गई। यूली कंपनी के क्राइसिस संभालने में बिजी थी और मैं घर पर जिया हुई के साथ था। जिया हुई को याद नहीं था कि उस दिन क्या हुआ। वह बस मुझसे पूछती थी कि वह स्कूल क्यों नहीं जा सकती और मॉम घर क्यों नहीं आ रही हैं। मैंने उसे गोलमोल जवाब दिए। आधे महीने बाद जियांग मान ने रोते हुए मुझे फोन किया। जो कोंग, प्लीज मुझे बचा लो, यूली मुझे बर्बाद कर रही है। उसकी बेटी तुम्हारी बात सबसे ज्यादा ज्यादा मानती है ना? क्या तुम उसे बोलकर मुझे माफ करवा सकते हो? मुझे बचा लो, जो कोंग। मैंने तुम्हारे लिए बेटी को जन्म दिया है। जियांग मान, ये सब तुम्हारी अपनी करनी है। इसे कबूल करो। पर लिनलिन का क्या? क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो उसे भी मेरे साथ दुख झेलना होगा। मैंने बिना सोचे फोन काट दिया। मुझे अभी भी डर लगता है कि 5 साल की लिनलिन ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। एक हफ्ते बाद जियांग मान की कंपनी डूब गई। यू ली ने जियांग मान, अपने एक्स हस्बैंड और किंडरगार्टन पर केस कर दिया। लिनलिन को मेरे साथ ही रहना था।
जिस दिन मैं उसे लेने गया वह बहुत खुश थी। डैडी, मैं फिर से आपके साथ रहूंगी। क्या आप आज मेरे फेवरेट नूडल्स बनाएंगे प्लीज? मैं लिन लिन का बाप हूं और उसे पालना मेरी ड्यूटी है। पर मैं उसे अपने घर नहीं लाने वाला था। मैंने उसके लिए एक नैनी रख दी। जैसे ही उसने वांग पिंग को देखा, वह चिल्लाई, डैडी, मुझे ये अंकल नहीं चाहिए। पर अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी बेटी जिया हुई सच में मुझे सिरदर्द दे रही थी। मैंने बहुत सारी नैनी देखी, पर कोई ठीक नहीं लगी। जब तक ली फांग ने जो कोंग से नहीं मिलवाया। जो कोंग ने बहुत अच्छा काम किया। जिया हुई उसकी बात मानने लगी। मैं सुकून से अपने काम पर फोकस कर सकती थी। जो कोंग सच में एक अच्छे पिता थे। वे बहुत पेशेंट थे और खाना बहुत अच्छा बनाते थे। जब भी मैं घर आती, लाइट जली होती और किचन में खाना तैयार होता। वह खाना खाकर दिन भर की थकान मिट जाती थी। मैंने सोचा, मुझे इस आदमी को अपने पास रखना ही होगा। इतने परफेक्ट फैमिली मैन को कौन ठुकराएगा? मैंने तो नहीं ठुकराया। इसीलिए मैंने शादी का बहाना बनाया, ताकि मैं उसे हमेशा अपने पास रख सकूं, बच्चों को पालने और घर संभालने के लिए। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस आदमी को सिर्फ पैसे चाहिए थे। इसीलिए मैंने उसे बहुत ज्यादा सैलरी दी, ताकि कोई उसे मुझसे छीन न सके। जब जिया हुई के गायब होने की खबर मिली, मेरी धड़कन रुक गई थी। शुक्र है जो कोंग वहां मुझे संभालने के लिए थे। जब मैं जिया हुई के पास थी, कंपनी में मुसीबत आ गई। मैं हिचकिचा रही थी, पर वह जो कोंग ही थे जिन्होंने मुझे उस कचरे को साफ करने की हिम्मत दी। प्रोसेस मुश्किल था, पर रिजल्ट अच्छा रहा। जियांग मान के जेल जाने के बाद जो कोंग ने खुद लिनलिन के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने एक नैनी ढूंढ ली है और वह उससे मिलने जाएगा, पर उसे कभी घर नहीं लाएगा। अभी के लिए यही बेस्ट सॉल्यूशन था। आखिर वह उसका सगा बाप है। उसे पालना उसकी जिम्मेदारी है। जब से जो कोंग गया था, जियांग मान मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी। लिनलिन भी मुझसे कटने लगी थी। बाद में जब मैं जियांग मान के घर शिफ्ट हुआ, मुझे एहसास हुआ कि जो कोंग की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे उन दोनों के लिए सब कुछ करना पड़ता था, खाने से लेकर कपड़ों तक। ये बहुत बड़ा काम था। ऊपर से नखरे और गुस्सा। जियांग मान और उसकी बेटी का व्यवहार बहुत खराब था। शुरू के कुछ दिन ठीक थे, पर फिर मैंने जियांग मान की ड्रेस खराब कर दी, गलत ज्वेलरी दी, जूते खराब किए और लिनलिन को स्कूल से लाना भूल गया। मुझसे अच्छा खाना भी नहीं बनता था। वे मुझ पर चिल्लाती थीं और जो कोंग से तुलना करती थीं। वांग पिंग, क्या तुम कुछ भी ठीक से कर सकते हो? जब जो कोंग था, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये चैरिटी इवेंट है और तुम मुझे लाल पहनने को कह रहे हो? क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? अंकल वांग, आपने मेरा होमवर्क बैग में क्यों नहीं रखा? मुझे ड्रेस पहननी थी, पैंट नहीं। डैड बहुत अच्छी चोटियां बनाते थे। तुम्हारी बनाई चोटियां कितनी गंदी हैं। जब मैंने ये सब खुद झेला, तब मुझे पछतावा हुआ कि मैं जियांग मान के साथ क्यों पड़ा। कई बार भागने का ख्याल आया, पर मैं लग्जरी लाइफ नहीं छोड़ सकता था, जब तक जियांग मान जेल नहीं गई। फिर मैंने बिना सोचे वहां से भागने में ही भलाई समझी।